मेरा नाम रुद्र है। मैं कचहरी के बाहर सब्जी की एक छोटी सी रेड़ी लगाता था। रोज उसी भीड़ में एक नौजवान वकील आता, सादा से कपड़े पहने, झुकी हुई नजरें, चेहरे पर थकान लिए। न जाने क्यों मुझे वो बहुत ही गरीब लगता था। मैं उसे अक्सर बिना पैसे लिए फल खिला देता। लोग ताने मारते कि रुद्र, तू पागल है क्या? अपना नुकसान क्यों करता है? और मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि इंसानियत को मैंने कभी भी नफ़े और नुकसान में नहीं तोला। फिर एक दिन वो वकील अचानक से गायब हो गया। इसी तरह दिन बीते, महीने, और देखते ही देखते पूरे 5 साल निकल गए। इसी बीच मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बेटे पर एक झूठे कत्ल का मुकदमा चलाया गया। गवाह खरीदे जा चुके थे, सबूत भी झूठे थे, और कानून बहरा बन चुका था। जब फैसले वाला दिन आया और मेरे बेटे को फांसी की सजा होने ही वाली थी, अदालत खचाखच भरी थी। उसी दिन एक नया जज नियुक्त होकर आया। जैसे ही उसने फैसला सुनाने के लिए सर उठाया, उसकी नज़र भीड़ में मुझ पर गई। अचानक उसके हाथ से पेन छूट गया। वो कुर्सी से उठा, फैसला सुनाने की जगह सबके सामने मेरे पास आया, क्योंकि 5 साल पहले कचहरी के बाहर जो भूखा सा नौजवान वकील, जिसे मैं रोज फल खिलाया करता था, आज वही इस अदालत का जज था। मैं परेशान सा बरामदे में बैठा हुआ अपने कमरे की तरफ देख रहा था। आज मेरे बेटे का फैसला होना था। बेबुनियाद उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि उसने कत्ल किया है। हालांकि मेरा बेटा एक ऐसा इंसान था, वो किसी चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं रखता था, और उसको एक इंसान मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसको फांसी का ऑर्डर दिया जाने वाला था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। मैं अपनी पत्नी से बार बार यही बात कह रहा था कि इसको कुछ नहीं होगा, हम उसको बचा लेंगे। पर अब मुझे यकीन हो गया था, सामने की पार्टी बहुत जालिम है। उनके आगे मैंने हाथ भी जोड़े थे, मिन्नतें भी की थी कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, ऐसा मत करिए, ये झूठ है, एक इल्ज़ाम है, आपके बेटे का कत्ल किसी और ने किया है। पर उन लोगों ने हमें माफ़ी नहीं दी थी। उनका कहना था कि बेटे 10 हों या फिर एक, बेटे की जगह हमेशा ऊंची होती है। हमारे घर का एक बेटा गया है, हम तुम्हारे घर की नस्ल ही बर्बाद कर देंगे। उनकी ये बातें मेरे दिल को चुभ गई थी। मेरी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने उसको मना किया कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा, पर हो सकता है कि आज माँ बेटे की आखिरी मुलाकात होती, इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया। कुछ पल के बाद वो बाहर नहीं आई। तब मैं बुलंद आवाज़ में बोला कि कहाँ पर रह गई हो कोमल, आ जाओ ना, तुम्हें जाना नहीं है क्या? पर अंदर से आवाज़ नहीं आई थी। मेरा दिल थोड़ा सा अजीब हुआ। मैं फौरन से अंदर आया, पर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींच दी हो। मेरी पत्नी शीशे के सामने बेहोश पड़ी हुई थी। दिल इतने ज्यादा तेजी से धड़क रहा था कि मैं अपने जज्बाती नहीं बता सकता। मैं फौरन से तड़पकर अपनी पत्नी की तरफ बढ़ गया था और उसका चेहरा पकड़कर झंझोड़ दिया, पर वो बिल्कुल बेहोश थी। मैंने फौरन से अपने ससुराल में फ़ोन करके खबर दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? मैंने कॉल की तो कॉल मेरे साले ने उठाई थी। वो फौरन से बोला कि अच्छा जीजू, मैं भी डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, आप दीदी को बिस्तर पर लेटाइए। मैंने बहुत मुश्किल से अकेले ही अपनी पत्नी को बिस्तर तक पहुँचाया। इस बीच मेरा साला डॉक्टर को लेकर आ गया था। वो ट्रीटमेंट करना शुरू कर चुके थे। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली और अगले ही पल तड़पकर इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए बोली कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा संजीव कहाँ है। उसकी हालत देखकर मैंने अपनी आंखें बंद की थीं। मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। पर मेरी पत्नी अभी भी ऐसी हालत में ही थी। फांसी के बाद उसका क्या हाल होगा, सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं किसी के सामने रोता नहीं था, अपना दर्द किसी के सामने नहीं बताता, लेकिन जो हालत मेरी अंदर ही अंदर चल रही थी, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं सीधा उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोला, अगर तुम इस तरह से करोगी तो हम केस कैसे लड़ेंगे? अदालत में हमारे इंतजार किया जा रहा होगा, न जाने वहां पर क्या फैसला होना है। हमारा होना जरूरी है, पर तुम बिस्तर पर लेट गई हो। मेरी बात सुनकर वो फौरन से उठकर बैठी थी और मुझे देखते हुए बोली कि नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, हम चलते हैं। आप इस तरह की बातें मत करिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है।
उसकी तरफ देखकर न जाने क्यों मेरी आंखों में इस बार आंसू आ गए थे। मैं उसके बहुत ही नजदीक बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला कि इंसान को हर हालात के लिए तैयार रहना होता है। हमारे साथ कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मानसिक तौर पर तैयार रहो। मेरी बात सुनकर वो और ज्यादा हिचकियों से रोने लगी थी। ये छोटी बात भी तो नहीं थी, हमारे इकलौते बेटे को खोने का दुख था। हमने उसको कितने नाज नखरे और प्यार से पाला था। फिर मेरा साला मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला कि जीजू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दीदी की तबीयत तो खुद पहले से ही खराब है, पर मुझे अब अपनी पत्नी को मजबूत करना था। मैं और बोला कि हमारे बेटे ने कत्ल नहीं किया है, हम ये बात जानते हैं, पर फिलहाल कानून के आगे बेबस हो गए हैं, इसलिए खुद को मजबूत करो। अगर हमारे बेटे को फांसी भी हुई तो ये सब ऊपर वाले के हुक्म से ही होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही वहां पर बैठा हुआ जज और वकील कुछ कर सकता है। समझ आ रही है तुम्हें? मेरी बात पर मेरी पत्नी खामोश हो गई। डॉक्टर साहब के जाने के बाद मैं वहां से अपनी पत्नी को लिए कोर्ट की तरफ निकल पड़ा था। ये वही रास्ते थे जहां कुछ साल पहले मैं सब्जी का ठेला लगाकर अपने घर का गुजारा किया करता था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने मुझे खूबसूरत बेटे को दिया और फिर उसमें कमाने की काबिलियत पैदा की, पर अब वही बेटा मुझे इस रोड पर दोबारा से ले आया था। कोर्ट के सामने पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली, अपने आप को हर डर से आज़ाद किया। आज जो होना था, मैं उसके लिए अब मानसिक तौर पर तैयार हो गया था। इंसान कितना भी हकीकत से भाग जाए, पर एक न एक दिन उसको हकीकत का सामना करना ही पड़ता है। ये एक सच्चाई है। मेरे बेटे के केस को शुरू होने में अभी पूरे 20 मिनट बाकी थे। मैं अपनी पत्नी के साथ एक तरफ बैठ गया। वो मेरा हाथ पकड़कर बोली कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक ठाक घर को लौट कर आएगा। मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। अचानक से ही मेरी आंखों के सामने मंजर लहराने लगा। जब ऊपर वाले ने 5 साल के बाद मुझे औलाद की खुशी दी थी, तो मुझे लगा कि ऊपर वाला पहले बेटा हो जाए, पर मैंने बेटी होने के लिए भी खुद को तैयार किया था। पर फिर अचानक से ऊपर वाले का चमत्कार हो गया। उसने मेरी झोली बेटे से भर दी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इतना खुश कि मैं अपने पूरे ख़ानदान में मिठाई बांटी थी। अस्पताल में मौजूद हर एक इंसान को मिठाई खिलाई। आखिर को मैं 5 साल बाद बाप बना था। जिस वक्त मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था कि जैसे कलेजा मुंह को आ गया हो। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल ऐसी हालत में था कि मैं बता नहीं सकता। मैंने उसी पल ऊपर वाले का शुक्र किया था, पर उसके बाद जो प्रार्थना पूरे 20 साल के बाद मुझ पर ऐसी मुश्किल लेकर आई थी कि मैं एक बार फिर से फूट फूट कर रोना शुरू हो गया। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी पत्नी ने फौरन से मुझे संभाला। मैं आज रो लेना चाहता था। न जाने आज कोर्ट में क्या होने वाला था। ये सोचकर ही मेरे हाथ पांव ढीले पड़ना शुरू हो गए। मैं सर झुकाकर बैठा था कि मेरी पत्नी बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। वो मुझे पकड़ते हुए बोली, क्या हो गया है आपको? ऐसे क्यों रो रहे हैं? पर मेरा दिल बहुत रो रहा था। आज मेरे बेटे को फांसी का ऑर्डर जारी होने वाला था। ये बात बहुत ही मुझे बेचैन कर रही थी। मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। भरी जवानी में वो मुझसे दूर चला जाएगा। मेरा बाजू छिन जाएगा। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने मेरे बेटे के जन्म के बाद मुझे मना कर दिया था कि आपकी पत्नी दोबारा माँ बनने की हालत में नहीं है। मेरी माँ ने एक दो बार मुझसे कहा था कि दूसरी शादी कर लो, इसको छोड़ दो, अपनी नस्ल को आगे और ज्यादा बढ़ाओ। एक बेटे से क्या होता है? पर मैं खुश था कि ऊपर वाले ने मुझे एक फूल दिया है। मैं उस एक फूल से ही अपने घर को निखार दूंगा। पर मुझे क्या पता था कि ये फूल एक दिन मुरझा जाएगा और साथ ही हमारे पूरे घर को वीरान करके रख देगा। मैं अपने दर्द को याद करके रो रहा था जब अचानक से एक मर्दाना हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। मैंने सर झुकाकर देखा। सामने की पार्टी के वकील खड़े हुए थे। चेहरे पर हमदर्दी की मुस्कुराहट मौजूद थी। मैंने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। अगर ये इंसान मेरे बेटे के खिलाफ नाजायज सबूत इकट्ठे नहीं करता, तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। वो मुझे देखते हुए बोले कि मैं जानता हूँ आप तकलीफ में हैं। आपकी तकलीफ में होना भी ठीक है, पर जिनका खून इस दुनिया से चला गया, वो आपसे ज़्यादा तकलीफ में है। जो बेहतर होगा, कोर्ट के साथ कॉपरेट करें और हमारे साथ सच्चाई के साथ चलें। रोने से, तकलीफ सहने से बेहतर है कि सच बोलकर मामले को ख़त्म कर दिया जाए। सज़ा आपके बेटे को हर कीमत पर मिलेगी ही।
मैं उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। न जाने कहाँ से मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत आई थी कि मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक तेज़ धक्का मैंने उस आदमी को दिया। वो एकदम से पीछे की तरफ जाकर गिरे थे। मैं उनके ऊपर बैठकर उनका गिरेबान पकड़ गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए बोला कि तुम क्या समझते हो, किसी के बेटे को तकलीफ पहुंचाना, उसकी नस्ल को बर्बाद करना एक अच्छा काम है? तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम 7 जन्मों तक तकलीफ को याद रखोगे। मैं उसका गला दबाने लगा था, पर अब लोग इकट्ठे हो गए थे और मुझे उनसे अलग कर दिया गया। जबकि वो वकील अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अगर आज की सुनवाई में तुम्हारे बेटे को फांसी नहीं दिलाई, तो मेरा नाम भी कुणाल नहीं है। ये कहते ही वो अंदर की तरफ चला गया था, जबकि मैं एक बार फिर से कंधे झुकाकर रोने लगा। मेरी पत्नी का भी यही हाल था। सारे लोग अब वहां से चले गए थे। मेरी पत्नी मुझे पकड़ते हुए बोली कि आपको क्या ज़रूरत थी उस पर हाथ उठाने की? ये अब जानबूझकर हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। जबकि मैं तड़प कर बोला कि हम उसके आगे हाथ भी जोड़ते, तब भी वो इन जालिमों का ही साथ देता। इन लोगों ने बस तय कर लिया है कि हमारे बेटे ने ही कत्ल किया है। अब हम किसी भी हद तक चले जाएं, कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर कोई हमारा साथ दे सकता है तो वो ऊपर वाला ही है। सिर्फ एक वही है जिस पर मुझे यकीन भी है। बाकी बेहतर वही जानता है। अभी हम दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे थे, जब मुझे मेरा वकील सामने से आता हुआ नजर आया। फिर आकर उन्होंने नमस्ते किया, जबकि मैं नरम लहजे में बोला, क्या कुछ हुआ? क्या हमारा बेटा इस झूठे केस से निकल पाएगा? वो बोले कि बस आप प्रार्थना कीजिए, आज की सुनवाई हमारे हक में हो और हमें एक और तारीख मिल जाए। अगर आज फैसला हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। न जाने उस आदमी ने कैसे ये सबूत इकट्ठे किए हैं। हालांकि संजीव ने कुछ नहीं किया। उसने जो कहानी मुझे बताई है, उसके मुताबिक ये केस झूठ की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। मैंने सर हाँ में हिलाया। वो मुझे देखते हुए बोला, खैर अभी अंदर चलिए, कुछ ही देर में जज साहब आने वाले हैं और केस की सुनवाई शुरू होने वाली है। आज हम हिम्मत से काम लेंगे और जो सबूत मेरे पास है उन्हीं की बुनियाद पर हम लड़ेंगे। बाकी जो ऊपर वाला चाहता है वही होगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत ज्यादा मायूस हो रहा था। उन्होंने कोई ठोस हौसला नहीं दिया। इंसान हिम्मत के साथ लड़ सके। मैं अपनी पत्नी को लिए हुए कोर्ट के अंदर चला गया। अक्सर टीवी ड्रामों में दिखाया जाता है कि आलीशान कोर्ट खूबसूरत जगह, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में ही मौजूद होता है। हकीकत इससे अलग होती है। लोगों की भीड़, खौफनाक शक्ल के मुजरिम, वकीलों का ढेर, रोती हुई आंखें, खुश होते हुए होठ, डरे हुए चेहरे, कहीं शैतानी मुस्कुराहट, इसी तरह बहुत कुछ मौजूद था। और मैं और मेरी पत्नी एक तरफ बैठकर हम जज साहब का इंतजार करने लगे थे। कुछ लम्हे के बाद पुलिस ने मेरे बेटे को हथकड़ी लगाए हुए अंदर लाकर खड़ा कर दिया। मैं और मेरी पत्नी तड़पकर उसकी तरफ बढ़े थे, पर हमें पुलिस ने उस तक पहुंचने ही नहीं दिया। आज आखिरी सुनवाई थी। हम बड़े कोर्ट आए। आज मुलाकात मुमकिन नहीं थी। मैंने दाएं तरफ उस वकील को देखा था जो मुझे ही घूर कर देख रहा था। शायद वो उसका ही कारनामा था। उसने ही कोई सेटिंग चलाकर हमें अपने बच्चे से मिलने से भी रोक दिया था। मुझे अब दिल ही दिल में अफसोस हुआ कि काश मैं हाथ नहीं उठाता, अपने आप पर काबू रख लेता, तो अभी हम कुछ देर अपने बेटे से बात ही कर लेते। और मेरी पत्नी खामोशी से अपनी जगह पर वापस बैठ गई थी। हमारे वकील साहब मेरे बेटे के पास खड़े होकर अब हल्की आवाज में बातें कर रहे थे। मैंने नजर घुमाकर उन लोगों को देखा। मेरे बेटे पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया था। मैं उन लोगों को देख रहा था कि काश उन लोगों के दिल में रहम आ जाए और ये मेरे बेटे को माफ कर दे। पर काश हमारे हमेशा पूरे नहीं होते। काश हमेशा काश ही रह जाते हैं। अभी हम यही सब कुछ सोच रहे थे जब जज के आने का ऐलान हो गया। काफी लोग अपनी जगह से उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो गए थे। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था आज किसी भी आदमी को इज्जत देने का या किसी से भी नरमी से पेश आने का। आज मेरा बेटा मुझसे दूर होने वाला था। मेरा दिल बार बार इस बात की गवाही दे रहा था कि आज कुछ बुरा होगा और इतना ज़्यादा बुरा होगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा बेटा हमें छोड़ कर गया, मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। अगर मैं इसका केस नहीं जीत पाया, मैं एक बाप नहीं हूँ। मैंने आखिरी हद तक लड़ाई नहीं की थी, पर मैं जानता था कि मैं आखिरी हद तक लड़ रहा था। मैं एक एक पैसा भी मेरे बेटे के केस में लगा चुका था। बस मैं किसी भी तरह से अपने बेटे को बचाना चाहता था।
पर अब सब कुछ बेमतलब लग रहा था। जज साहब के आने के बाद सुनवाई शुरू हो गई। दूसरी पार्टी का वकील खड़े होकर जज के सामने बोलना शुरू हो गया। युवराज के घर वाले इंसाफ चाहते हैं। मुजरिम के पास कोर्ट के बाहर युवराज के घर वालों को धमकी भेज रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है, न पीछे कोई भारी सपोर्ट है और ना ही पैसा, पर उसके बावजूद भी वो गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही। उनमें जरा भी रहम नहीं आ रहा। अगले आदमी को ये जानवर समझ रहे हैं। तुमको लगता है उनका बेटा किसी भी इंसान को मार दे और उनके बेटे को आराम से रिहाई मिल जाए? ये मुमकिन है। ये समझते हैं कि कानून खेलने का नाम है, पर जब कानून को अच्छी तरह समझा दिया है, कानून खेलने का नाम नहीं है बल्कि समझने का नाम है। जज साहब, उन्होंने अभी कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोगों के बीच मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैं उनको समझाने गया था कि आप इस तरह से मेरे क्लाइंट को धमकी नहीं दें। उनका बेटा भी गुंडा है और ये सब खुद गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। फिर ये सब मामूली बातें हैं। हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये इंसान बाहर हुई लड़ाई को इस तरह से इस्तेमाल करेगा और उसे ही मोहरा बना लेगा। आपके पास सब सबूत मौजूद हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स, हर एक चीज रहेगी। सीसीटीवी फुटेज आज वो भी हमने जमा करवाई है। युवराज के घर वालों का कहना है हमारे बेटे से उनके बेटे का याराना बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे के घर पर आते जाते थे, पर फर्क इतना था, युवराज का घराना अमीर और मुजरिम का घराना गरीब है। उसके पापा पहले से कोर्ट के बाहर ही रेड़ी लगाकर अपना गुजारा करते थे। युवराज की ही मदद की वजह से उनके बेटे को नौकरी मिली, तब कहीं जाकर उनके हालात बेहतर हुए और ये काम उन्होंने शुरू कर दिया और अब बाहर समोसे बेचने लगे हैं। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि केस की नींव अच्छी तरह समझ आ जाए। वो और बोला, इन दोनों के बीच एक लड़की भी आ गई थी। वो लड़की खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है। वो युवराज को बहुत पसंद करती थी और ये बात संजीव को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। संजीव ने अपने दोस्त से अपने प्यार के बारे में बता दिया था कि मैं इस लड़की को चाहता हूँ, तुम भूल जाओ, तुम अपने लिए किसी और को देख लो। पर युवराज भी उस लड़की को पसंद करता था। दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया। दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर चुके थे। ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, लेकिन इस लड़की की वजह से रिश्ता बर्बाद हो गया। संजीव ने अलग से उस लड़की से बात करने की कोशिश की, मुलाकात करने की कोशिश की, पर वो लड़की युवराज में इंटरेस्टेड थी। और फिर वो हुआ जिस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं। संजीव ने बहुत ही मीठे बनकर युवराज को खाली फ्लैट पर बुलाया। इत्तेफाक के तौर पर उस फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले घर में कैमरास लगे हुए हैं। फ्रंट कैमरा उनका कुछ दिनों से खराब है, जिस वजह से कत्ल की वीडियो नहीं बन पाई, पर जहां से ये सब गुजरे वो हिस्सा कैप्चर हुआ है जो मैंने आपके पास जमा करवाया। उसी फ्लैट पर उन्होंने युवराज की बंदूक से उनको 3 गोलियां मारी और वहां से फरार हो गए। बंदूक पर मौजूद उनके फिंगरप्रिंट और कमरे की फुटेज सब कुछ आपके पास जमा करवा दिया गया है। पिछली सुनवाई में जज के सामने लड़की को पेश कर दिया गया। वो रिपोर्ट भी आपको मिल चुकी होगी। वो और कुछ कह रहे थे, इससे पहले ही मेरा वकील खड़ा हो गया, पर जज ने उसको खामोश करवा दिया। वकील साहब और बोले, अब मैं मुजरिम के पापा को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। हमें उनसे कुछ सवाल जवाब करने हैं जो बाकी केस के हिस्से से जुड़े हुए हैं। आपकी इजाज़त है? जज ने जैसे ही इजाज़त दी, मुझे फौरन बुलाया गया। मैं झुके हुए कंधों के साथ कटघरे में खड़ा हो गया। जब अचानक से जज साहब अपनी जगह से खड़े हुए, सब लोग उनको ही देख रहे थे। वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आए और झुककर मुझे नमस्ते किया, जबकि मैं उनको अब करीब से देखने लगा। अगले ही पल उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे कटघरे से बाहर निकाला और गले लगा लिया। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। वो इंसान जो इतने बड़े कोर्ट का जज हो, वो आपको ऐसे गले लगा ले, आपके कैसे जज्बात होंगे, मैं अपनी ही ये हालत बता भी नहीं सकता। मुश्किल है। वो मुझे देखते हुए बोले, आपने पहचाना? मैंने सर नामे हिलाया। वो बोले, अरे मैं आरुष हूँ, कुछ याद आया? मैंने इस बार भी सर नामे हिलाया। वो बोले कि कोई बात नहीं, ये सुनवाई खत्म हो जाए, हम बैठकर बात करते हैं। उनका लहजा बहुत ठहरा हुआ था। एकदम से मेरी आंखों के सामने एक चेहरा आया, पर मैं अपना सर झटक गया। ऐसा मुमकिन ही नहीं था, इतने बड़े कोर्ट का जज वो इंसान हो। मैं फौरन से अपनी ही जगह में वापस खड़ा हो गया। उन्होंने वकील साहब को दोबारा से बात शुरू करने का हुक्म दिया। वकील साहब मेरे पास आ गए और वो मुझे देखते हुए बोले कि जिस दिन आपके बेटे ने अपने दोस्त से बदला लिया, उस दिन आप कहाँ पर थे?
मैं फौरन से बोला कि ये झूठा इल्ज़ाम है, मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया, कोई लड़की इन दोनों के बीच नहीं थी, उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, बस इस बात की गवाही मैं भी देता हूँ, पर झगड़ा कोई लड़की की वजह से नहीं था। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मेरे बेटे के पास कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ ये नौकरी जो उसकी लगी है, वो भी उसके दोस्त के ज़रिए से ही लगी थी, पर इन दोनों के बीच नफ़रत का रिश्ता नहीं था। कुछ समझने की कोशिश करिए, आप लोग। वकील दोबारा से बोला कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो सवाल आपसे किया जा रहा है, वो बताइए। वो और कुछ कहते, इस पर सब बोले कि आप उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, अब मैं मुजरिम से खुद ही सवाल करूँगा। ऐसा पहली बार हो रहा था। वकील साहब के सामने न किसी को कुछ कहने की हिम्मत थी और न ही औकात। वो जी सर बोलकर वापस अपनी जगह पर बैठ गए। जज साहब अब मेरे बेटे को देखते हुए बोले कि नाम क्या है तुम्हारा? क्या काम करते हो? जो नौकरी तुम्हारे दोस्त ने लगाई थी, उसकी क्या सैलरी थी? मेरा बेटा सर झुकाकर बोला कि मेरा नाम संजीव है, मेरी उम्र 20 साल है। मेरे दोस्त ने मुझे एक बड़े यूटिलिटी स्टोर पर मैनेजर की पोस्ट पर लगाया था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर लेना आसान बात नहीं होती और मेरे दोस्त के पास पैसा भी, मुझे नौकरी मिल गई। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, हमारे बीच कोई लड़की नहीं आई। मेरा दोस्त ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही मैं। हम दोनों ने यही सोचा था कि शादी 27 साल की उम्र के बाद करेंगे, जब अपने बलबूते पर कुछ बन जाए। ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं अपने दोस्त का कत्ल एक लड़की के पीछे किया है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? जज साहब बोले, यानी आपने कत्ल किसी और वजह से किया है? मेरा बेटा सर को ना में हिलाकर बोला कि मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी मदद करता रहा। मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? जिस इंसान से मुझे फ़ायदा मिल रहा है, उसको ही ख़त्म करके मैं अपने पाँव में कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? आप खुद बताइए। आपको एक पोस्ट अगर किसी के ज़रिए मिली है और उस इंसान से आपको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो क्या आप उसको ख़त्म कर देंगे? सोचने की बात है। मेरी उसकी लड़ाई किसी लड़की की वजह से नहीं थी। फिर उसकी लड़ाई इस बात पर हुई थी कि हम दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। हम पहले हर वक्त एक साथ रहते थे। इस बात की गवाही मेरे माँ बाप और उसके माँ बाप दोनों दे सकते हैं। पर फिर अचानक मेरी जॉब लग गई और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। रात को देर से घर पर वापस आना और सुबह जल्दी निकल जाना। हमारे बीच इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। क्या हम इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे को वक्त भी नहीं दे सकते? बस सिर्फ ये वजह थी। हम किसी फ्लैट पर नहीं, वहाँ मौजूद एक कैफ़े में मिलने वाले थे। मुझे जिस वीडियो की बात वकील साहब कर रहे हैं, वो रास्ते की वीडियो है। मैं उस दिन स्टोर से जल्दी छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। तब अचानक से उसके पास से मुझे मैसेज आया कि तुम जहाँ पर भी हो आखिर रास्ते से ही लौट जाओ, क्योंकि आगे खतरा है। मुझे धमकी की कॉल आई है, तो मुझसे मिलने नहीं आना। इस वक्त मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ, तुम घबराओ मत। उसने मुझे इस फ्लैट का बताया, पर मैं नहीं जानता था कि ये सब वो नहीं बल्कि जो कत्ल कर रहा है, वो मैसेज कर रहा है। मैं उस फ्लैट पर पहुंच गया। वहां पर उसका मोबाइल, सब कुछ मौजूद थे। जिस गन की बात वकील साहब कर रहे हैं, उस पर मेरे फिंगरप्रिंट ज़रूर हैं, क्योंकि उस गन को हाथ में दिया गया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये हरकत मेरे गले का फांसी का फंदा बन जाएगी। मैंने ही एम्बुलेंस को कॉल करके उस जगह से जल्दी से उसको अस्पताल पहुंचाया, पर रास्ते में ही वो दम तोड़ गया। फ्रंट कैमरा ख़राब होना इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसको ख़राब किया गया था कि मुझे फंसाया जा सके। मेरे दोस्त के पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, तो आप उनको कटघरे में बुलाकर पूछ सकते हैं कि उनकी डील चल रही थी। अगर उन्होंने आपको सच्चाई नहीं बताई, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए और ऊपर वाले की कसम, अगर तब भी सच सामने नहीं आता जज साहब, मैं आपको ज़ुबान देता हूँ, मैं खुद अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर खुद को फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। मेरा खुद का वकील, दूसरी पार्टी का वकील, सब लोग बस मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असली मुजरिम को पकड़ने की जगह बेकसूर को सज़ा देकर उस मरे हुए की आत्मा को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अपने बेटे की बात हम उसी से सुन रहे थे। उसकी आवाज़ पूरी अदालत के कमरे में गूंज रही थी। जज साहब ने तेज़ आवाज़ में हुक्म दिया, अब कटघरे में युवराज के पापा को भी बुलाया जाए।
मैं अब अपनी पत्नी के साथ जाकर खामोशी से बैठकर सब मंजर देखने लगा। वो कटघरे में आए, वकील साहब फौरन से खड़े होने लगे, पर जज ने उनसे भी सवाल किए। वो खुद उनको देखते हुए बोले कि अब आप बताइए, जो बात इस लड़के ने बोली है उसमें कितनी सच्चाई है। वो कुछ पल खामोश रहे और फिर बोले, मेरा वहाँ ध्यान नहीं गया। आप ठीक बोल रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और इसी कारण से ही मेरे कुछ मामलात खराब चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सीधी सीधी धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी फ्लैट पर पैसे नहीं लगाए, वो मेरे खानदान के किसी मेंबर को मार देंगे। और एक डील हम दोनों के बीच ऐसी चल रही थी जिसमें हमें आधा आधा हिस्सा मिलना था। पर वो मुझसे कह रहे थे कि वो खुद 60% रखेंगे और मुझे 40% देंगे। इस बात पर हमारी लड़ाई काफ़ी हो गई और फिर कांटेक्ट ख़त्म हो गया। कुछ दिनों पहले मुझे अपने एक प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए पता चला, जिस प्रॉपर्टी से मुझे 40% हिस्सा मिलना था, वो पूरी उन्होंने अपने नाम करवा ली है और मुझे उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। मैं अपने बेटे के केस में इतना उलझा हुआ हूँ, इस तरफ मैंने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, जबकि न जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि कोई रास्ता अब निकलेगा या सामने बैठा हुआ जज कोई इंसान नहीं, उस वक्त मुझे किसी देवता की तरह लग रहा था। उन्होंने मेरे बेटे को देखा और बोले कि मैं एक तारीख देना चाहता हूँ। आप लोग सब बातें छोड़कर इन बातों पर ध्यान दें। ये मेरा हुक्म है। अब करण के खिलाफ सबूत इकट्ठे करें जिनसे आपकी डील चल रही थी, क्योंकि केस की कुछ पहलू बदल रहे हैं। ये लड़का बेकसूर है, इसको फंसाया जा रहा है। इस वक्त अदालत यहीं पर डिसमिस की जाती है। ये कहकर वो चले गए, जबकि मैंने इस पल ऊपर वाले का शुक्र किया, सर झुकाकर बैठ गया। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जान वापस आ गई। आंखों में आंसू तैरे, दिल परेशान था, जब अचानक से किसी ने मेरा कंधे पर हाथ रखा। मैंने सर घुमाकर देखा, सामने एक अनजान चेहरा खड़ा हुआ था। वो मुझे देखते हुए बोले, आपको आरुष साहब ने अपने ऑफिस रूम में बुलाया है, जल्दी से आप आ जाइए। उनकी बात सुनकर मैं खड़ा हुआ। मुझे उस इंसान से मिलना था। न जाने क्यों उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि हम पहले मुलाकात कर चुके हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ उनके ऑफिस की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से इजाज़त मिल गई। मैं अपनी पत्नी के साथ अंदर दाखिल हुआ। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था और वो खिड़की के सामने खड़े हुए थे। मैं उनकी पीठ ही देख रहा था। मैं दिल से उनका शुक्र करना चाहता था। अगर आज वो सवाल नहीं करते, आज वो दूसरी पार्टी के वकील को खामोश करवाकर खुद को आगे बढ़कर सवाल न पूछते, तो मेरा बेटा कभी भी कुछ नहीं बोल पाता और सच्चाई ऐसे ही दबी हुई रहती। मैं हल्की आवाज़ में बोला कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने आज मेरी बहुत मदद की। उम्मीद करता हूँ आप आगे भी हमारा ऐसे ही साथ देंगे। हम बहुत परेशान हैं। मेरे कोई 4 से 5 बच्चे नहीं हैं, सिर्फ़ एक बेटा ही है जो मेरी ज़िंदगी का सहारा है। अगर उसको कुछ हो गया, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। मेरी बात सुनकर वो बोले कि ऐसा क्यों कहते हो? कुछ सालों पहले आपने एक और बेटा बनाया था। क्या उसको भूल गए हो? मैंने अपनी पत्नी को परेशान हालत से देखा। मुझे उनकी ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे देखते हुए बोले, काका, पहचाना नहीं मुझे? मैं आरुष हूँ, भूल गए मुझे? मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये नाम नहीं आ रहा था और ना ही शक्ल। वो भोला गरीब वकील जिसको आप रोज एक दूसरे ठेले से फल खरीद कर खिलाते थे, मेरी जेब में पैसे डालते थे, मुझे हौसला देते थे कि तुम एक दिन जरूर कामयाब जज बन जाओगे। कुछ याद आया। मेरे दिमाग की बत्ती अब जलना शुरू हो गई थी। काका शब्द पर मेरा दिल जोर से धड़का था। मैं एकदम से बोला कि तुम आरुष हो? तुम कहाँ चले गए थे बेटा? 5 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम नहीं आए। वो बोला, देख लीजिए, मैंने आपको पहचान लिया, पर आपने मुझे नहीं पहचाना। और जब मैंने याद दिलाया तो मैं आपको याद आया हूँ। आप यानी कि मुझे याद नहीं करते थे। मैं तो दिल में आपको अपना बाप मान चुका था। मैं बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें याद करता था, पर इस अचानक केस ने मेरे दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर दिया। कुछ साल पहले ही मैंने ठेला लगाना बंद किया है। मेरा बेटा अब कमाना शुरू हो गया था, इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस घर में समोसे बनाकर बेचता हूँ। तुम जज बन गए, मैं आप कहना भूल गया था। ऐसा लगता था जैसे ही वही 5 साल पुराना वकील मेरे सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल इसके आगे पीछे कोई भी नहीं। वो मेरे करीब आया था और मेरा हाथ पकड़कर बोला कि हाँ, मैं वही हूँ आपका आरुष, जिसको आप अपने पैसों से फल खिलाते थे। लोग आपको पागल कहते थे, नुकसान हो जाएगा। इस तरह इस बेरोजगार को मत खिलाया करो। आप फिर भी मेरे साथ हमदर्दी करते थे।
मुझे कहते थे कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, एक दिन आएगा तुम कामयाब हो जाओगे और फिर मैं फ़ख्र से सबको बताऊंगा कि तुम मेरे बड़े बेटे हो। आपको याद है वो बातें? मैंने सर हाँ में हिलाया तो अचानक वो रोते हुए मेरे गले से लग गया। वो तड़प कर बोला, मैंने सब हासिल कर लिया, एक अच्छी पोस्ट, एजुकेशन, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ ठीक है। मेरे पास रिश्ते नहीं हैं। मम्मी पापा जो मेरे सगे थे वो दुनिया से चले गए। जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मेरे भाई बहन मुझे पूछते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, किस तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ, कैसे अपने हालात को संभाल रहा हूँ। पर आज जब मुझे पोस्ट मिली तब सब पूछते हैं, पर अब मैं उनको नहीं पूछना चाहता। मुझे आपका घर नहीं पता था, पर उसके बावजूद मैंने आपको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। तब मुझे पता चला कि आपके बेटे पर मुकदमा चल रहा है। उस वक्त मैं अपनी पोस्ट के ज़रिए इस केस को अपने हैंडओवर किया। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी जांच पड़ताल करवाई है। आपका बेटा बेकसूर है और हम उसको ज़रूर इस केस से बाइज्जत बरी करेंगे। आपके बेटे ने बहुत अच्छे वक्त पर दिमाग चलाकर खुद को इस केस से आज़ाद करने की कोशिश की है। अब मामला जिनसे उनकी डील चल रही थी, करण साहब के ऊपर टल गया है। हो सकता है बहुत जल्दी आपका बेटा बाइज्जत बरी हो जाए और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि उसको फांसी नहीं हो। आपको बस मेरे साथ कॉपरेट करना होगा और हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना होगा। आपने जो मेरे लिए किया था, मैं भूल नहीं सकता। वो वक्त मुझ पर बहुत मुश्किल था, पर आप मेरे साथ खड़े रहे। अब मेरा वक्त है, मैं आपके साथ खड़ा रहूं। मेरे पास इन बातों का कोई भी जवाब नहीं था। मेरी आदत थी, जब मैं किसी के साथ अच्छा करता, उसको गाता नहीं था, उसको करके बस भूल जाता था। वक्त की रफ्तार न कभी रुक सकी है और ना ही कभी रुक पाएगी। हम काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहे, खाना भी उसके साथ ही खाया और केस के मामले पर डिस्कस करके हम घर पर वापस आ गए, इस बात से अनजान कि मेरी एक भलाई मेरे कितने ज़्यादा काम आने वाली है। अभी मैं घर पर ही आया था जब मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। मैंने कॉल रिसीव करी। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी थी। आप रुद्र साहब बात कर रहे हैं? मैंने जी बोला। दूसरी तरफ से कुछ लम्हे सन्नाटा रहा, फिर ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई बात कर रहा हो। कुछ पल के बाद वो बोले कि आरुष सर ने हमें आपका नंबर दिया है और हमें हुक्म दिया है कि आपका केस हम देखें। आपके पहले वकील को हटा दिया गया। उनकी फीस की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ हमने अपने हाथ में ले ली है। बस आपकी हमें मदद की ज़रूरत है और इजाज़त की। क्या हम ये केस लड़ सकते हैं? और उसका नाम सुनते ही जल्दी से मैंने फ़ोन से बोला कि जी, जैसा आपको ठीक लगे। दूसरी तारीख हमें 1 हफ्ते बाद की मिली है। बस कुछ भी करके मेरे बच्चे को रिहाई दिलवा दें। मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कोई कत्ल नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा शरीफ लोग हैं। वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था। मेरा बेटा उसकी मौत से बिल्कुल टूट गया था, पर अचानक उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, वो खुद हैरान है। आपको हमारी जैसी भी मदद चाहिए, जिस वक्त भी मदद चाहिए हम देंगे। बस आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरी बात सुनकर दूसरी तरफ एक बार फिर से खामोशी छा गई और अब उसकी आवाज़ कान से टकराई कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं काका? मैंने आपसे वादा किया है ना, मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा। उसको अपना छोटा भाई बोला है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप जानते हैं मुझे, आपकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं। आप मुझे खुशी अच्छे लगते हैं। उसका जज मैं हूँ। उसको किस तरह से इल्ज़ाम से निकालना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपके साथ उसको इस केस से भी इज्जत बरी किया जाएगा और उसके असली मुजरिम को सज़ा पहुंचाई जाएगी। आप टेंशन नहीं लीजिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो गया, पर न जाने क्यों बहुत घबराहट हो रही थी। मैं जब जब अपनी पत्नी को देख रहा था, मुझ में हिम्मत और हौसला बुलंद हो रहा था। जब से हम उससे मिले थे, कहीं न कहीं ज़िंदगी में अमन और सुकून आ गया। वक्त की रफ्तार तेज़ी से चल रही थी। मैं अपने वकील के साथ जब तक था, हर रोज़ उसको पैसे देता, कभी किसी बात के, कभी किसी चीज़ के लिए। लेकिन 1 हफ्ते से आरुष ने जो वकील करवा दिया था, उसको मैंने एक भी पैसा नहीं दिया। खुद से मैं रोज़ उनको कॉल करके मालूम नहीं करता। उसके अलावा वो मुझे फ़ोन करके भी परेशान नहीं करते। न जाने किस तरह ये केस हैंडल किया जा रहा था, मुझे खुद पता नहीं था। आज मेरे बेटे की आखिरी सुनवाई थी, आज फैसला होना था। मुझे इस बात का 100% यकीन था। मैं और मेरी पत्नी कोर्ट पहुंच गए। हमारे जाते ही केस शुरू हो गया। मैं अपने बेटे को देखकर हैरान रह गया। कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे पहने हुए थे, चेहरे पर तसल्ली थी, बाल कटे हुए थे। शायद ये सब आरुष की बदौलत ही हुआ था। केस शुरू हो गया।
जब हमारे वकील ने बोलना शुरू किया, वो सामने वाले वकील को बिल्कुल खामोश करवा गया। करण साहब को कटघरे में बुलाया गया था और फिर वही हुआ जो मेरे बेटे ने बोला। उनकी सब रिकॉर्डिंग निकल गई, उसमें साफ साफ धमकियां मौजूद थीं। और फिर उस आदमी को मेरे वकील ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज करा कि उसने सच अपने मुंह से खुद ही कन्फेस कर लिया कि हाँ, मैंने ही उनके बेटे को कत्ल किया और अपना पूरा प्लान बनाकर मेरे बेटे को फंसा दिया गया। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था मैं सामने खड़े हुए इंसान को अपने हाथ से गोली मार दूं, जिसने मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, हम सबको इतना ज़्यादा परेशान किया था जिसकी हद नहीं है। जज साहब ने, यानी कि आरुष ने, इस पर फैसला दे दिया। मेरे बेटे को कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया और करण साहब को फांसी का ऑर्डर जारी कर दिया गया। सामने की पार्टी ने खड़े होकर मेरे बेटे से माफ़ी मांगी, जबकि वो घुटनों के बल बैठकर खूब रोया था। इतनी तेज़ी से रो रहा था कि आरुष अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे बेटे के पास आया और उसको गले से लगा लिया। वो इस बात के लिए नहीं रो रहा था कि उसको इतने महीने थाने में बंद रखा गया। वो इस बात पर रो रहा था कि उसका दोस्त नहीं रहा। इतनी तकलीफ़ों के बाद भी वो नहीं रहा। उसके शब्द मेरा कलेजा चीर गया। आरुष अब बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। अक्सर वो हमारे साथ खाना खाता है, कभी-कभी हमारे घर ठहरता है। उसकी बदौलत मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी भी मिली। मैंने अपना एक छोटा-सा कारोबार उसी की वजह से कर पाया। इंसान जब बेध्यानी में कोई भलाई करता है और ऊपर वाले से उस भलाई का कोई फल नहीं मांगता, ऊपर वाला उसे भलाई का बहुत बड़ा सिला देते हैं। मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे रोकते थे कि इसको खिलाने की ज़रूरत क्या है, और मैं ये बोलकर खिलाता था कि बेचारा भूखा है, किसी के पेट में अनाज चला जाएगा, वो भी मेरी वजह से मुझे खुशी होगी। और आज इस भलाई का बदला मुझे इतने बड़े इनाम की सूरत में मिला था। मैं सब सुनने वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भलाई करो दरिया में डाल दो, गुड़ गाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी मतलब से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर वाला भलाई करने वालों को बड़े इनाम देता है। मैंने उस दिन आरुष को गले लगाया तो पहली बार महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, वक्त और हालात से बनते हैं। वो मेरे सीने से लगा तो ऐसे रोया था जैसे बरसों की भूख, बरसों की थकान, बरसों की बेबसी एक साथ बाहर आ रही हो। उस पल मुझे जज नहीं दिख रहा था, मुझे वही लड़का दिख रहा था जो कचहरी के बाहर मेरी रेहड़ी के पास खड़ा रहता था, नजरें झुकाए हुए। मुझे आज भी याद है, वो हमेशा दोपहर के बाद आता था। सुबह शायद उसके पास खाने के पैसे होते होंगे, पर दोपहर तक जेब खाली हो जाती थी। वो कभी सीधे कुछ नहीं मांगता था, बस खड़ा रहता, फल देखता, फिर धीरे से पूछता, काका आज कौन सा ज़्यादा मीठा है। मैं समझ जाता था। कभी कभी मैं जानबूझकर ज़्यादा फल तोल देता था। वो बोलता, अरे काका ये तो ज़्यादा हो गए। फिर मैं हंसकर कहता, हुए नहीं, मैंने किए हैं वकील साहब। उसकी हंसी में खुशी नहीं होती थी, बस शुक्रिया होता था। कई बार मैंने देखा वो फल खाने से पहले आसपास देखता कि कोई देख तो नहीं रहा, जैसे गरीब होना भी कोई गुनाह हो। एक दिन मैंने उससे पूछा था, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? उसने बस इतना कहा कि किराए का है काका, मेरा नहीं। उस दिन पहली बार मुझे उसकी आंखों में आंसू दिखे थे। उसने बताया था कि माँ बाप बहुत पहले चले गए, रिश्तेदारों ने पढ़ाई में साथ नहीं दिया, बस कानून की किताबें थीं और एक जिद कि एक दिन इतना काबिल बनेगा कि कोई उसे कमज़ोर समझने की हिम्मत ना करे। मैंने तब उसके सर पर हाथ रखा था कि ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये भलाई उसका इतना साथ भी देगी। फिर एक दिन वो अचानक आना बंद हो गया और मैं रोज़ उसकी राह देखता रहा। रेड़ी लगाता, फल सजाता और आंखें उसी मोड़ पर टिकाए रखता था जहाँ से वो आता था, पर वो नहीं आया। ऐसे ही दिन, महीने, साल बीतते चले गए। मैंने सोचा कि शायद वो शहर छोड़ गया होगा, शायद हार गया होगा, या शायद जिंदगी ने उसे कहीं और मोड़ दिया होगा। पर सच ये था कि वो हारा नहीं था, वो खुद को मजबूत बना रहा था। आज जब उसने मुझे बताया कि उसने कितनी रातें भूखे पेट पढ़ाई की, कैसे छोटे छोटे काम किए, कैसे अपमान सहा, कैसे एक बार कोर्ट के बाहर किसी ने उसे धक्का देकर कहा था कि गरीब वकील से क्या उम्मीद रखे, तो मेरा सीना भर आया। उसने कहा कि काका, जिस दिन मैं जज बना सबसे पहले आपकी शक्ल मेरी आंखों के सामने आई थी। मैं आपको ढूंढना चाहता था पर डरता था कि कहीं आप मुझे भूल न गए हों। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा कि बेटा, इंसान भूखा रह सकता है, पर जिसने उसे वक्त पर रोटी दी हो उसे कभी नहीं भूलता। उस पल मुझे समझ आया, मैंने उस दिन फल नहीं खिलाए थे, मैंने एक टूटे हुए इंसान को उम्मीद दी थी, और आज वही उम्मीद मेरे बेटे की जान बनकर
मेरे सामने खड़ी थी। जब आरुष थोड़ा संभला तो उसने खुद को मुझसे अलग किया। उसकी आंखें लाल थी पर आवाज में अब कपकपाहट नहीं थी। वो जज की कुर्सी की तरफ नहीं गया, बल्कि खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अदालत की भीड़ दिख रही थी, वही जगह जहां कभी मेरी रेहड़ी लगती थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, काका, कि आपको पता है, उस रेहड़ी ने मुझे कानून से ज्यादा इंसान बनाया था। उस पल मैं चुप रहा, क्योंकि कुछ बातें सुनी जाती हैं, बोली नहीं जाती। वो बोला कि जब पहली बार वो शहर आया था तो उसके पास सिर्फ एक बैग था। उसी बैग में 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और माँ की दी हुई एक पुरानी तस्वीर। रात को वो उसी से बातें करता था। उसने कहा, काका, लोग कहते हैं कि भूख आदमी को चोर बना देती है, पर मेरे लिए भूख एक याद थी। हर बार जब पेट जलता था, मुझे आपकी आवाज़ याद आती थी कि खाली पेट दिमाग नहीं चलता बेटा। मैं इसीलिए पढ़ता रहा, ताकि कभी किसी का पेट और इंसाफ दोनों भूखे न रहें। उसने मुझे बताया कि एक बार उसने आत्महत्या तक का सोचा था। उस दिन उसे लगातार 3 जगह से काम के लिए मना कर दिया गया। वो उसी फ्लैट के पास खड़ा था जहां आज युवराज की मौत हुई थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिस जगह को मैं रोजी रोटी समझता था, किसी और के लिए वो जिंदा रहने की वजह थी। आरुष अचानक मेरी तरफ मुड़ा और बोला, काका, जब मैं जज बना तो पहली बार कुर्सी पर बैठते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं भी उन लोगों जैसा न बन जाऊं जो गरीब को देखकर फैसला बदल लेते हैं। उसने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी रसीद निकाली, मेरी रेड़ी की फल की, उस पर तारीख लिखी थी। बोला, मैं इसे हर सुनवाई से पहले देखता हूँ, ताकि याद रहे कि कानून से पहले इंसान जरूरी है। उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम किसी फाइल में नहीं, किसी के ज़मीर में लिखा होगा। आरुष ने धीरे से कहा कि आज अगर मैं आपके बेटे के लिए खड़ा हूँ तो ये एहसान नहीं है काका, ये कर्ज है, और कर्ज चुकाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। आज वो जज था, पर मेरी नज़र में वो वही लड़का था जिसने कभी भूख के साथ भी सपना नहीं छोड़ा। और उस दिन मुझे यकीन हो गया, जिस इंसान को सही वक्त पर सहारा मिल जाए, वो एक दिन दूसरों का सहारा बन ही जाता है। फैसले के कुछ दिन बाद जब जिंदगी अपनी रफ्तार में लौटने लगी, तब मुझे समझ आया कि सबसे मुश्किल काम बेगुनाह साबित होना नहीं होता। सबसे मुश्किल होता है फिर से नॉर्मल इंसान बन पाना। संजीव आज़ाद था, पर आज़ादी उसे हल्की नहीं लग रही थी। वो हंसता था, बात करता था, काम पर जाता था, पर उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक खालीपन रह गया था। दोस्ती को खोने का, उस इंसान का जो चाहे गलत रास्ते पर गया हो, पर कभी उसका अपना था। कई रातों तक मैंने उसे छत पर बैठे पाया, बिल्कुल चुपचाप, बस आसमान को देखता रहता था। मैं कुछ नहीं पूछता, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। मेरी पत्नी अब हर बात में ऊपर वाले का नाम लेती। शायद उसे अब यकीन हो गया था कि इंसाफ इंसानों से ज्यादा नियत देखता है। मैं खुद भी बदल गया था। पहले मैं लोगों से नजरें मिलाकर बात करता था, अब थोड़ा रुककर, थोड़ा समझकर करता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था कि हर चुप इंसान कमजोर नहीं होता और हर ऊंची आवाज सच नहीं होती। एक दिन आरुष अकेले घर आया। उस दिन कोई केस नहीं था, कोई फाइल नहीं, वो बस एक बेटा बनकर आया था। मैंने उससे कहा कि बेटा, दुनिया सिर्फ बुरी नहीं होती, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया, पर मैं जानता था हर किसी को वो कोई और नहीं मिलता। संजीव ने कुछ महीनों बाद एक छोटा सा बच्चा देखा जो दुकान के बाहर खड़ा बस देख रहा था। उसने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया, घर आकर मुझसे बोला, पापा, आज समझ आया कि आपने वो सब क्यों किया था। उस दिन मुझे लगा मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वो आगे बढ़ गई है। अब जब कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि इस सब से क्या सीखा, तो मैं बस इतना कहता हूँ कि जिंदगी में अगर कभी मौका मिले किसी का दिन थोड़ा आसान करने का, तो ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा ये करके, इससे क्या फायदा है, क्योंकि अच्छाई लौटकर हमेशा हमारी ज़रूरत के हिसाब से आती है। और शायद यही सबसे बड़ा इंसाफ है। अब जब सब कुछ पीछे छूट चुका है और ज़िंदगी फिर से चलने लगी है, तब मुझे सबसे ज़्यादा यही समझ आया कि इंसान की परीक्षा उसके बुरे वक्त में नहीं, अच्छे वक्त में होती है। बुरा वक्त तो सबको रुला देता है, पर अच्छा वक्त ये देखता है कि इंसान अपने अनुभव से क्या बनता है, घमंडी या समझदार। मैंने देखा कि जिन लोगों ने हमारे बुरे दिनों में रास्ता बदल लिया था, वही लोग अब हालचाल पूछने लगे। पहले मुझे गुस्सा आता था, पर अब नहीं आता, क्योंकि वक्त ने उन्हें भी उनकी औकात दिखा दी थी और मुझे भी मेरी हद। मेरी पत्नी ने एक दिन कहा, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा,
फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, जिंदगी सवालों का जवाब नहीं देती, वो बस इंसान को बड़ा कर देती है। आरुष जब भी आता है, मेरे पैरों में बैठता है, लोग उसे जज देखकर खड़े होते हैं और वो मुझे देखकर झुक जाता है। मैंने उससे कहा था कि बेटा, ये सब मत किया कर, फिर लोग क्या सोचेंगे? उसने कहा, काका, अगर लोग ये नहीं सोच सकते कि इंसानियत कुर्सी से बड़ी होती है, तो उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली ऊंचाई पद से नहीं, पैर जमीन पर रखने से आती है। मैं आज भी मानता हूँ कि भलाई कोई सौदा नहीं है, न कोई इन्वेस्टमेंट, न कोई उम्मीद है। अगर भलाई इस सोच से की जाए कि बदले में कुछ मिलेगा, तो वो भलाई नहीं, हिसाब होता है। सच्ची भलाई वो है जो उस वक्त की जाए जब करने वाले को ये भी पता न हो कि सामने वाला कल कहाँ होगा। मैंने उस दिन कचहरी के बाहर एक भूखे लड़के को फल दिया था, न ये सोचकर कि वो जज बनेगा, न ये सोचकर कि वो मेरे बेटे को बचाएगा। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि आज उसका पेट भर जाए। आज अगर मेरी कहानी किसी के काम आ सकती है, तो बस इसीलिए कि जब भी जिंदगी आपको मौका दे किसी का हाथ थामने का, तो रुकिए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आज वो हाथ कांप रहा हो और कल वही हाथ आपको गिराने से बचा ले। यही मेरी कहानी है, यही मेरी सीख है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।